नेहरू जी और गांधी जी की जोड़ी ने 1947 में कुछ ऐसा किया था जिसके कारण इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप्स हमेशा के लिए खराब भी हो सकते थे। भारत एक काफी डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सारी चीजों को ध्यान में लेना पड़ता है और ऐसे में नेहरू और गांधी जी के द्वारा लिए गए इस डिसीजन का इंडिया पर आगे चलकर क्या इम्पैक्ट हुआ, इस चीज के बारे में आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से गांधी जी को अच्छा या फिर बुरा दिखाने नहीं आया। मैंने मेरे रिसर्च की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप खुद जाकर रीड कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत। आखिर में मैं बस अपना ओपिनियन रखूंगा जिससे शायद बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करते होंगे और कुछ लोग अग्री भी करते होंगे। 3 मई 1999 को इंडिया को पता चलता है कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक जम्मू कश्मीर के कारगिल रीजन में घुस चुके हैं। 3 हफ्ते बाद भारत की तरफ से काउंटर ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है जिसका नाम ऑपरेशन विजय रखा जाता है। उस वक्त इंडियन डिफेंस फोर्सेस के पास आज जितने एडवांस इक्विपमेंट्स नहीं थे और पाकिस्तानी सोल्जर्स भी ऐसे बंकर्स में छुपे हुए थे जहाँ पर उन्हें ढूंढ पाना काफी मुश्किल हो गया था। ऐसे में इंडिया ने दुनिया से हेल्प मांगने की कोशिश की पर कोई सामने नहीं आया सिवाय इजराइल के। बाकी देश इसीलिए सामने नहीं आए क्योंकि हाल ही में इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट की थी जिसके कारण यूएस की लीड में सारे देशों ने इंडिया पर इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस लगा दिए थे। इजराइल जो कि यूएसए का एक इम्पोर्टेंट अलाई था और आज भी है, उसने इंडिया को बिना यूएसए के बारे में सोचे हेल्प की। ये हेल्प करते हुए इजराइल ने इंडिया को मोर्टार्स और एम्यूनिशन प्रोवाइड किए। इतना ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स को लेजर गाइडेड मिसाइल्स भी प्रोवाइड किए। द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इजराइल पॉलिसी इस किताब के अनुसार इजराइल को अपने इस स्टैंड के लिए यूएसए और इंटरनेशनल कम्युनिटी से काफी प्रेशर मिला था और इसी वजह से वेपन्स इंडिया में आने में काफी देर हो रही थी। बट स्टिल इजराइल ने हमें टाइम पर वेपन्स प्रोवाइड किए और अपनी मिलिट्री सैटेलाइट की हेल्प से पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हमें बताई। पर क्यों इस देश ने हमें इतनी मदद की जबकि इजराइल जब बनने वाला था उसी वक्त इंडिया ने इजराइल के अलग देश होने पर आपत्ति जताई थी। हुआ ये था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को मिला और एक नया देश बनते ही नवंबर 29, 1947 में नेहरू के सामने फर्स्ट टाइम किसी इंटरनेशनल मुद्दे पर वोट करने की सिचुएशन आ गई थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पैलेस्टाइन के पार्टीशन पर वोटिंग हुई जिसमें पैलेस्टाइन और इजराइल दो अलग अलग देश बनने वाले थे। अब यहाँ से आगे चीजें काफी इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि आज हम जैसा सोचते हैं वैसे नेहरू और गांधी जी ने उस वक्त नहीं सोचा था, या फिर यूं कहे कि सिचुएशन ही उन्हें ऐसा सोचने से रोक रही थी। इंडिया ने इस वोटिंग में पैलेस्टाइन के पार्टीशन के खिलाफ वोट किया, यानी कि इजराइल के बनने के खिलाफ वोट किया। पर नेहरू जी ने ऐसा किया क्यों? नेहरू जी के इस स्टैंड के पीछे मॉरल और जियोपॉलिटिकल दो पॉइंट ऑफ व्यू थे। मॉरली नेहरू अपने मेंटर महात्मा गांधी जी के नक्शे कदम पर चल रहे थे। गांधी जी का फर्म ओपिनियन था कि ज्यूज ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ब्रिटेन और यूएसए की हेल्प से ज्यूज अपने आप को पैलेस्टीनियंस पर लाद रहे हैं। गांधी जी के मुताबिक पैलेस्टीन्स अरब का घर है, जैसे इंग्लैंड इंग्लिश लोगों का घर है, फ्रांस फ्रेंच लोगों का घर है, ठीक उसी तरीके से पैलेस्टीन भी अरब लोगों का घर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद नेहरू को 4 पन्नों का खत लिखकर रिक्वेस्ट की थी कि इंडिया शुड सपोर्ट इजराइल इन यूएन, पर नेहरू ने पॉलिटिकल डिलेमा का रीजन देते हुए ये रिक्वेस्ट खारिज कर दी थी। भले ही इंडिया ऑफिशियली इजराइल के बनने को लेकर अपोज में था, फिर भी हिंदू महासभा के लीडर विनायक दामोदर सावरकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लीडर महादेव सदाशिव गोलवलकर इजराइल बनने के फुल सपोर्ट में थे और इंडिया की यूएन में किए गए वोट पर उन्हें आपत्ति थी। पर वही दूसरी तरफ नेहरू और गांधी ने इंडिया पाकिस्तान के रिलीजन बेस्ड पार्टीशन का बहुत दर्दनाक परिणाम देखा था और वो नहीं चाहते थे कि पैलेस्टाइन के साथ भी यही हो। जियोपॉलिटिकल ग्राउंड से देखे तो नेहरू को पता था कि इंडिया को फॉरेन सपोर्ट की जरूरत है, स्पेशली फ्रॉम अरब कंट्रीज, और अरब कंट्रीज इजराइल बनने के पूरी तरीके से खिलाफ थे। नेहरू को यह भी डर था कि अगर इजराइल की तरफ से भारत ने वोट किया तो भारतीय मुसलमान रास्ते पर उतर जाएंगे। अरब कंट्रीज से मिलने वाले अपोजिशन के बावजूद भी यूएन के द्वारा इजराइल और पैलेस्टाइन दो देश बना दिए जाते हैं। इंडिपेंडेंट होने के बाद इजराइल सारे देशों को इस नए ज्यूइश स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए खत भेजता है। ये खत भारत को भी आता है और कुछ साल सोचने के बाद फाइनली 1950 में फॉर्मली इजराइल को इंडिया की तरफ से रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। पर इजराइल को अब भी इंडिया के द्वारा फुल्ली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। 1992 तक इंडिया इजराइल को फुल्ली रिकॉग्नाइज नहीं करती है। इजराइल को फॉर्मली रिकॉग्नाइज करने के बाद जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, वी वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड इजराइल लॉन्ग अगो बिकॉज इजराइल इज अ फैक्ट। वी रिफ्रेन बिकॉज आवर डिजायर नॉट टू ऑफेंड द सेंटिमेंट्स ऑफ आवर फ्रेंड्स इन द अरब कंट्रीज। दरअसल इंडिया कोल्ड वॉर से ही नॉन अलाइंड मूवमेंट का लीडर था, मतलब ना सोवियत यूनियन की तरफ से और ना ही अमेरिका की तरफ से, और इसी वजह से इंडिया को हमेशा से ही एक न्यूट्रल स्टैंड लेना पड़ता था। आज जैसे इंडिया बिना किसी से डरे अपना स्टैंड रख सकता है वैसे उस वक्त नहीं था, इसीलिए इंडिया को हमेशा ही पैलेस्टीन के साथ रहना जरूरी था। पर इसके चलते इंडिया ने इजराइल के साथ अपने संबंध ज्यादा खराब
खराब होने नहीं दिए। मेरे हिसाब से दोनों देश इंडिया और इजराइल काफी सिमिलर है। ज्यूज और हिंदूज दोनों पर हिस्टोरिकली बहुत अत्याचार हुए हैं। हिंदूज और ज्यूज बस अपने देश में मेजोरिटी में है और इसी वजह से चाहे इंडिया का शॉर्ट टर्म स्टैंड कुछ भी हो, इजराइल हमेशा से ही जानता था कि इंडिया हमारा लॉन्ग टर्म अलाय है और इसी वजह से इंडिया को इजराइल ने 1971 और 1999 के वॉर में मदद की है और वो भी यूएसए से बिना डरे। यूएसए पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग नेशन रहा है और इसमें यूएसए का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का काफी बड़ा रोल रहा है। पर एक टेक्नोलॉजी में इंडिया यूएसए से काफी आगे है और वो है डिजिटल पेमेंट्स। यूएसए ने हाल ही में यूपीआई जैसी अपनी खुद की पेमेंट सर्विस निकाली है। उसके बारे में जानने के लिए ये वाली वीडियो देखें, मैं आपको वहीं पर मिलूंगा।